नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और हम लोग जो है कि स्टार्ट कर चुके हैं भाई ज्योग्राफी, और जिसमें कि हम नदियों को पढ़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा नदी पर, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है। और हम बात करेंगे नर्मदा नदी। और इससे पहले लेक्चर में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को फिनिश कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर, और जिसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट लेकर के आएंगे नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भाई बहुत फेमस नदी है, वर्तमान में बहुत ही फेमस नदी है आपकी नर्मदा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस नदी के किनारे या इस नदी के तट पर ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। और इसी के साथ साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध भी इसी नदी के तट पर बनाया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्मदा नदी के लिए। और आइए हम शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी पर, यानी कि ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है भाई, प्रायद्वीपीय नदियां। और इसमें भी हम दो पार्ट्स थे इसके। तो पहला पार्ट जो था हमारा भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली रिवर, जो भी हमारी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी रिवर गिरेंगी हम उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे वो आपकी कृष्णा नदी हो, माही नदी हो, महानदी हो, और चाहे गंगा नदी हो, तो हम इन सभी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। सॉरी, गंगा जो है कि प्रायद्वीपीय नहीं है, हिमालय की नदी है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई नर्मदा। और नर्मदा नदी के बारे में जो सबसे मेन पॉइंट यही है कि भाई ये जो है कि जहां से निकलती है, यानी कि अगर हम इसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भाई मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। जिस प्रकार से मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से नर्मदा को भी हम लोग क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार जब हम केरल की पेरियार नदी की बात करते हैं तो केरल में जो पेरियार नदी है वो भी वहां की केरल की जीवन रेखा है। रीजन क्या है कि भाई केरल में जो पीने योग्य जल है, जो इस नदी से पीने का जल प्राप्त किया जाता है पेरियार नदी से। और ठीक उसी प्रकार से भाई नर्मदा से भी हम लोग नर्मदा के जल को भी हम यहाँ पर पीने के यूज में लाते हैं। और जैसे कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तवा, बरनेर, हिरन, बेरियार, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे कि भाई किस प्रकार से नर्मदा नदी जो है कि अपने उद्गम स्थल से निकलती है और कितने किलोमीटर में बहती है, कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से निकलेगी, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ भाई, ये है आपका भारत का मैप, और जो कि आपके दक्षिणी क्षेत्र का है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत है। क्योंकि हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ रहे हैं तो उसमें हम प्रायद्वीपीय नदियों पर ही चर्चा करेंगे। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय नदियों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाई इसी समय पर हम लोग यहाँ पर ये बात भी करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियां किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है भाई नर्मदा नदी पर, कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, कि भाई ये निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान जो है कि भाई इसका अमरकंटक चोटी से है। कहां से है? अमरकंटक चोटी। जब आप मैकाल पर्वत की बात करोगे तो भाई मैकाल पर्वत के पास में ही चोटी है एक अमरकंटक। और वहीं पर ये आपका किस राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश राज्य में है। क्योंकि
मोस्टली अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरेंगी या मोस्टली मुख्यतः जितनी नदियां गिरती हैं सारी की सारी नदियों का उद्गम स्थल जो है कि भाई मध्य प्रदेश से ही है। यानी मोस्टली सभी नदियां मध्य प्रदेश के ही होकर के गुजरती हैं, यानी उसी राज्य के पहाड़ियों से निकलती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है भाई, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, ये हमारा मध्य प्रदेश है और इस मध्य प्रदेश में ये है आपकी अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक चोटी है और जो कि लगभग वही 1057 मीटर लंबी ऊंची है। अगर हम इसकी बात करते हैं अमरकंटक की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अमरकंटक चोटी की बात की जा रही है। तो जो अमरकंटक चोटी है भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, 1057 मीटर ऊंची चोटी है अमरकंटक। और यहीं से जो है कि नर्मदा नदी बहने का काम करती है। और जब नर्मदा नदी बहेगी तो भाई नर्मदा के उत्तर में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नर्मदा नदी के उत्तर में। देखिए भाई मैंने आपको पहले डिस्कस बता दिया था कि आप लोगों को जो है कि भाई एटलस जो है कि साथ में रखना है। जब तक आप, जैसे कि भाई मैंने भी एटलस साथ में रखा हुआ है, मेरे पास भी एटलस है, ठीक है, मेरे पास भी ये एटलस दिया हुआ है और मैं इस एटलस के माध्यम से ही आपको सारी चीजें कवर कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको एटलस लेकर के रखना है अपने साथ में। ये आपका एटलस इस प्रकार से रहेगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे भाई कि नर्मदा नदी क्या है। जैसे भाई ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद में एक यानी कि एक पर्वत श्रेणी और है जिसे हम लोग सतपुड़ा रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। और इन दोनों श्रेणियों के बीच में जो घाटियां बनती हैं, जो भ्रंश घाटी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अमरकंटक ये तो यहां से बहती है इस प्रकार से ये नदी, समझ में आया। तो ये इस प्रकार से बहती हुई और खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है भाई, खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिरती है। समझ में आया आप सभी के या नहीं आया भाई, ठीक है। तो हम गुजरात की ही बात करें क्योंकि महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, ये नदी महाराष्ट्र में तो है नहीं, ठीक है। चलिए, सॉरी कुछ परसेंट इसका महाराष्ट्र में बहता है, 1.5% की अगर हम बात करते हैं तो भाई 1.5% जो है कि महाराष्ट्र में बहती है। लेकिन ये सबसे अधिक कहाँ बहती है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ बह रही है, मध्य प्रदेश में बह रही है सबसे अधिक। समझ में आ गया, कहाँ बह रही है, मध्य प्रदेश में ही बह रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है या उद्गम स्थल है तो वो कहाँ है, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी से है, ठीक है। और मैं यहां इसकी हाइट लिख देता हूं भाई, 1057 मीटर इसकी हाइट है। ये चोटी की हाइट है, नदी नहीं है, ठीक है, चोटी की हाइट है। अब जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि भाई इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई, अगर इसकी कुल लंबाई, कुल लेंथ की बात की जा रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, तो भाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। और हम किस नदी की बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात हो रही है भाई, नर्मदा नदी की बात हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब इसके आगे जब हम आगे की बात करेंगे कि भाई नर्मदा नदी में और कौन कौन सी चीजें होंगी, तो नर्मदा नदी
अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। और अगर दूसरा पॉइंट हम यहां पर बात करते हैं, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को या नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। समझ में आया भाई? जीवन रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली ये कहां बहती है? मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक बहने का काम करती है। लगभग 87% भाग जो है कि इसका एमपी में बहता है। लगभग 87% जो है कि ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उसी राज्य में बहने का काम करती है। 87% बहती है नर्मदा। समझ में आया? किसके समझ में नहीं आया भाई? आप सभी लोग जो है कि कमेंट्स करते रहिए और जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो बता दीजिएगा, ठीक है? और परेशान ना होइएगा बिल्कुल भी। कोई भी पॉइंट हो, कैसा भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी है, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक? तो मैंने आपको ये नर्मदा नदी बता दी है। अब इसमें कुछ सहायक नदियां भी होंगी, ठीक है? अब इसके बाद में जब हम और आगे की बात करेंगे तो भाई नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर है या नहीं? मुझे जल्दी से बता दीजिए भाई, यहां तक आप सबके क्लियर है? चलिए, अब अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भाई कि भाई मध्य प्रदेश में ये 87% है। और जबकि अगर गुजरात की बात करते हैं तो भाई गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो भाई 11.5% ये गुजरात में बहती है। 11.5% गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में 1.5% जो है कि ये कहाँ बहती है? आपके महाराष्ट्र राज्य में बहती है। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र राज्य में बहने का काम करती है। अब इसके बाद में हम कुछ और भी चीजें होंगी जो हम नर्मदा के बारे में ही बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? केवल नर्मदा की ही बात करेंगे और इसके ऊपर पूरी तरीके से इसी प्रकार बनते रहेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह नदी विंध्याचल व सतपुड़ा, विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य ब्रंश घाटी में बहती है। कहां बहती है? स्विफ्ट वैली, ठीक है भाई? कहां बहेगी? स्विफ्ट वैली में, यानी ब्रंश घाटी में बहती है। कहां बहती है भाई? ब्रंश घाटी में बहने का काम करती है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूं, साथ के साथ में सारे पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। ये सारे पॉइंट जितने भी मैं आपको बता रहा हूं तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है कि भाई नोट करना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। जो भी मैं यहां लिखाऊंगा वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और यहीं से एक प्रश्न बनेगा एग्जाम में। जो भी प्रश्न बनेगा भाई वो यहीं से बनना है, ठीक है? तो परेशान ना होइएगा। अब इससे आगे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो भाई आगे की ओर बढ़ने के बाद में जब हम यहाँ पॉइंट्स की बात करते हैं, जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है? नर्मदा नदी पर, यानी कि इस नदी पर बेड़ा घाट, कहां भाई? बेड़ा घाट जबलपुर के पास में पड़ता है बेड़ा घाट। और यहीं पर भारत इस नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। यानी कि अगर हम यहां पर जलप्रपात की बात करते हैं तो लगभग 23 मीटर ऊंचाई पर, कितना है? 23 मीटर की ऊंचाई से जो है कि यहां पर धुआंधार जलप्रपात बसा हुआ है, ठीक है भाई?
बेड़ा घाट पर, यानी कि नर्मदा नदी पर बेड़ा घाट के पास, यानी कि बेड़ा घाट नामक स्थान पर, बेड़ा घाट नामक स्थान पर जलप्रपात धुआंधार, कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? धुआंधार, जिसे कपिल धारा भी कहा जाता है। और ये लगभग कितना मीटर ऊंचा है भाई? 23 मीटर ऊंचा है। और इसके नीचे नर्मदा का नाव योग्य जल बसा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे भाई? नाव योग्य जल। मतलब यहां पर भाई हम लोग जो है कि हमारे शिप वगैरह भी हम चला सकते हैं, जो नौकाएं होती हैं उनको भी हम चलाने का काम कर सकते हैं। तो भाई कितने मीटर पर बसा हुआ है? धुआंधार जलप्रपात बसा हुआ है। यहां तक समझ में आया? अब मैं यहां बात कर लेता हूं भाई, इस वाले पॉइंट से आगे की हम बात करेंगे, और वो क्या है वो देखिए। इतना तो समझ में आ गया भाई आपके कि भाई नर्मदा नदी निकलती कहां से है? अमरकंटक की चोटी से निकलती है, ठीक है। 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1312 किलोमीटर ये नदी लंबी है। और इसके बाद में जब हम और भी कई सारी चीजें बढ़ते हैं, अब यहां हम बात करते हैं कि भाई जो नर्मदा नदी है, और इसी नदी पर प्रेजेंट टाइम में, यानी कि नर्मदा नदी पर या नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, बनी हुई है। और आप सभी लोग जानते हैं भाई वो कितने मीटर है? 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। और जो कि भाई किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, मूर्ति नहीं, सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि भाई 182 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाया गया है। और ये कहाँ है भाई? गुजरात में स्थित है। कहाँ बनी हुई है? गुजरात में बनी है। और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि भाई भारत का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि इस नदी का सबसे बड़ा बांध बसा हुआ, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध या बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? सरदार सरोवर बांध है, जो कि आपके नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। आखिर इसके हमें क्या जरूरत पड़ी कि भाई कि नर्मदा नदी को हमें बचाना है, नर्मदा पर हमें इस बांध को बनाना पड़ा? क्या आवश्यकताएं थी? हाँ भाई, क्या आवश्यकता थी कि हमें इस बांध को इसी नदी पर क्यों बनाया गया? नर्मदा पर ही हमने इसे क्यों बनाया? भाई हम इसे ताप्ती पर भी बना सकते थे, ठीक है, या हम इसे कावेरी पर भी बना देते, कृष्णा पर भी बना देते। नर्मदा पर ही क्यों बनाया गया? रीजन क्या है? जैसा कि आपने सुना होगा 1962, ठीक है भाई, 1962 में एक व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक काम किया कि भाई गुजरात और MP
किसको? गुजरात और एमपी। इन दोनों राज्यों के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे उन्हें सूखा रहित करने के लिए एक बांध का कार्य शुरू किया कि भाई हम एक बांध बनाएंगे, सरदार सरोवर बांध। शुरुआत कब की जा रही है भाई? 1962 में। अब इसके बाद 1981 में एक महिला थी आपकी मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, जिन्होंने भाई इसका विरोध किया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, अगर बनाना है तो बनाइए। और फाइनली कंप्लीट कब हुआ भाई? 2016। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया और इस प्रकार से भाई ये भारत का सबसे ऊंचा बांध बन करके तैयार हो गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध बन करके तैयार हो गया और ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा भाई 182 मीटर। गुजरात कहाँ बनी है? नर्मदा नदी के तट पर। और सेम सरदार सरोवर बांध को भी हमने कहाँ बनाया है? नर्मदा के तट पर ही बनाया गया है। और इसी के साथ साथ नर्मदा नदी पर ही बेड़ा घाट स्थान पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो कि भाई कितना ऊंचा है? लगभग 23 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 23 मीटर ऊंचा बसा हुआ है। तो यहां तक समझ में आया आप सभी के कि भाई नर्मदा नदी क्या है। अब किसके समझ में नहीं आया भाई वो मुझे बताएं। अगर जिसके पॉइंट समझ में नहीं आया है कमेंट्स करके बता सकता है कि यस सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है, या मैं इससे आगे, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपके क्लियर है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया सभी के? चलिए ओके, बिल्कुल समझ में आ गया है। बिल्कुल मैंने आपका कमेंट्स देख लिया भाई, सबका कमेंट्स समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है। ओके यस सर जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सारे पॉइंट्स कवर हो गए, अब कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं और वो पॉइंट्स क्या हैं भाई? इसकी सहायक नदियों को भी तो पढ़ना है हमें। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों पर भी तो बात करनी है कि भाई इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, और हाँ इसमें मैं आपको एक काम तो बताना भूल ही गया कि भाई नर्मदा जो है कि डेल्टा नहीं बनाती। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है भाई, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि भाई क्या बनाती है? एंश्वरी। क्या बनाती है? ईश्वरी। ठीक है, ये नदी जो है कि भाई ऐश्वरी बनाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, अगर हम इसे हिंदी में बात करते हैं तो भाई हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में इस नदी को क्या कहा जाता है? यानी कि ये कहते हैं भाई ज्वार नद, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब ये होता क्या है भाई? पहली बात तो ये डेल्टा नहीं बनाएगी, समझ में आया? डेल्टा अलग होता है और ऐश्वरी अलग होती है। ठीक है, ऐश्वरी से या सेंचुरी कहें, ये बिल्कुल अलग पार्ट है। जो भाई डेल्टा क्या होता है? नदी अपने साथ अवसादों को लाती है और वहाँ इकट्ठा कर देती है, ये हो गया डेल्टा, और वहाँ पर वनस्पति उगाती है। लेकिन यहाँ क्या है? ये डायरेक्ट सीधी जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है भाई, तो खंबात की खाड़ी में क्या है? जाते ही ये खंबात की खाड़ी में गिरेगी तो ये डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि इसके क्षेत्र में कोई डेल्टा बनेगा ही नहीं।
क्योंकि भाई डायरेक्ट निकलती है और बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो भाई ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए यह है खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, हम उन नदियों पर भी बात करेंगे कि भाई इसकी जो सहायक नदियां हैं, नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं, उन नदियों पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी नदी है। जैसे कि भाई इसके दाईं ओर से जो नदियां हैं, अगर इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, अगर हम बात करें भाई सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है कि भाई ओरेसिन। कौन सी नदी है? ओरेसिन नदी है जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ओरेसिन। और अगर अन्य सहायक नदियों की बात की जाए जैसे कि तवा, बरनेर, ठीक है, हिरन, शक्कर, ठीक है, तवा, बरनेर, हिरन, शक्कर, ठीक है, कोनार है, माचक है, कोनार, माचक, दूधी, तो ETC एटसेट्रा वगैरह। ठीक है भाई, तो ये आपकी सब यानी इसकी सहायक नदियां हैं, यह इसकी सहायक नदियां हैं। और इस प्रकार से हम नर्मदा नदी तंत्र को भाई समाप्त करते हैं। समझ में आ गया ना सभी के नर्मदा नदी तंत्र क्या है? समझ में तो आ गया होगा भाई नर्मदा नदी तंत्र क्या है। क्लियर है ना सभी के? चलिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आप कमेंट्स करोगे तभी पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट अगली नदी पर हम चर्चा करेंगे। और जो अगली नदी रहेगी हमारी वो है आपका तापी नदी पर हम बात करेंगे। हम किस पर बात करेंगे? तापी या ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी या तापी नदी। ताप्ती भाई तापी की सहायक नदी है, अलग अलग नदियां हैं ये दोनों, लेकिन पढ़ते हम इसे ताप्ती के नाम से ही, क्योंकि एक ही है उद्गम स्थान, सभी का एक ही स्थान से निकल रही हैं। क्योंकि भारत में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई पहाड़ियां ऐसी हैं जहां से एक ही पहाड़ी से अनेक नदियां निकल रही हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ऐसे भी रफ कर देता हूं भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने के बाद हम आपके टॉपिक पर बात करेंगे हाँ भाई, तो आइए हम बात करते हैं अपनी अगली नदी पर, और जिसे हम कहते हैं भाई तापी नदी। तापी नदी देखिए भाई, जैसा कि मैंने अभी आपको नर्मदा नदी तंत्र के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से हम तापी नदी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये नदी भी नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बहती है, समानांतर, बल्कि बिल्कुल समांतर दिशा की ओर बहती हुई
अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये नदी भी, तापी नदी भी हमारी इसी प्रकार से बहती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम भारत के नक्शे पर बनाएं तो ये अगर हमारा इंडियन मैप है, ठीक है भाई, ये हमारा भारत का मैप है और ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि भाई नर्मदा जो है कि यहां से, ठीक है भाई, अमरकंटक चोटी से निकल रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से बह रही है। और मैंने आपको बताया था भाई इसके उत्तर में विंध्याचल और बीच में सतपुड़ा, और फिर नर्मदा, और ये सतपुड़ा भाई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है आपकी तापी नदी। कहां से निकल रही है? बैतूल जिले से निकलती है तापी नदी, जो कि भाई नर्मदा और तापी जो कि इसके समानांतर बहती है भाई ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसके समांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर रही है। तो पहला पॉइंट यहां से क्या बनता है कि भाई तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तापी नदी का उद्गम स्थान, तापी नदी का उद्गम स्थान तो भाई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये नदी निकलती है, ठीक है भाई। कहां से निकल रही है? बैतूल जिले के निकट, यानी कि बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले, अब भाई जिले से कैसे निकलेगी? मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई बैतूल जिले से निकलती है। तो भाई बैतूल जिले के अंदर एक पहाड़ी है आपकी, और जिसे हम मुल्ताई पहाड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे? मुल्ताई पहाड़ी। तो भाई इस पहाड़ी से निकलती है आपकी तापी नदी। समझ में आया? तो इस पहाड़ी से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। अगर हम मुल्ताई पहाड़ी की बात करते हैं तो भाई लगभग 762 मीटर ऊंची है ये मुल्ताई पहाड़ी। कितनी मीटर ऊंची है? 762 मीटर ऊंची जो है कि मुल्ताई पहाड़ी की ऊंचाई है। अगर हम यहां पर तापी की कुल लंबाई की बात करें कि भाई तापी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तापी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यहां पर हम जो तापी की जो कुल लंबाई की बात करते हैं तो भाई 724 किलोमीटर लंबी है तापी नदी, और जो कि नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा के समांतर बहती है, नर्मदा के समांतर बहती है, ठीक है। जैसे कि भाई ये नर्मदा नदी है और ये आपकी तापी रिवर है, ठीक। ये है आपकी विंध्याचल श्रेणी और ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। और जस्ट इसके यहाँ ये आपकी अजंता श्रेणी, ये आपकी अजंता की गुफाएं जो पड़ती हैं भाई महाराष्ट्र में, अजंता श्रेणी, ठीक। या हम इसे अजंता श्रेणी कहें या और भी कई बात करें, ठीक है, अजंता श्रेणी बात करें, या हम इसमें जो है कि एक चीज़ और बताते भाई, गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, यहाँ है आपकी गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, गाविलगढ़ पहाड़ियाँ। तो भाई ये भी क्या है? यह भी आपके भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा भी भ्रंश घाटी में ही बहती है। तो भाई दोनों नदियां जो है कि भ्रंश घाटी में बह रही हैं, ये आपकी तापी और ये नर्मदा। क्लियर? समझ में आया भाई? पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा और तापी के बीच में जो घाटी है भाई कौन सी है? सतपुड़ा है। और भाई भ्रंश घाटी, सतपुड़ा, तापी भाई किसके बीच में? सतपुड़ा और अजंता की श्रेणियों के बीच में तापी नदी बहती है।
यानी कि सतपुड़ा और यानी कि हम कह सकते हैं भाई तापी किन दो घाटियों के बीच में बहती है या दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच में बहने का काम करती है, और जो कि भाई 724 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 724 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो सबसे अधिक भाग है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि भाई इसका जो सबसे अधिक भाग है, तो भाई आप लोग यहां देख रहे होंगे, ठीक है, तो कहां बह रही है? महाराष्ट्र में बह रही है सबसे अधिक। दिखाई दे रहा है आपको कि भाई कहां बह रही है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बह रही है ये नदी। तो हम कह सकते हैं कि भाई 79% जो है कि ये नदी महाराष्ट्र में बहती है और मात्र 6% जो है कि गुजरात में बहती है। कितना? केवल 6% ये गुजरात में बहती है। और अगर एमपी की बात करें तो भाई 15% ये एमपी में बह रही है। कितने परसेंट बह रही है एमपी में? मात्र 15% जो है कि मध्य प्रदेश में बहती है। यानी जहां से निकलती है तो 15%, और फिर उसके बाद गुजरात, और फिर बाकी पूरा क्षेत्र जो है कि कहां बहेगा? महाराष्ट्र में बहता है। समझ में आया? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया भाई जल्दी से कमेंट्स करके पूछ लीजिए। जो भी पॉइंट है भाई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक। और इस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि पूरा एक लेक्चर रहेगा आपका, पूरा एक लेक्चर रहेगा भाई पूरी तरीके से, जिसमें कि हम प्रायद्वीपीय की भारत की सारी नदियों को डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है भाई। सभी नदियों को एक साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होगा और आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियो यानी कि वो लेक्चर जो है कि हम लास्ट में फिनिश करेंगे, यानी कि सारा पार्ट फिनिश करने के बाद हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। किस टॉपिक की बात करेंगे? हम केवल नर्मदा यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की समस्त नदियों पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भाई प्रायद्वीपीय नदियों के आधार पर भारत को बांटा गया है, क्योंकि नदियों के आधार पर भी हम भारत को बांटने का काम करते हैं, क्योंकि इसे नदियों के आधार पर बांटा गया है। हिमालय के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इससे आगे जब हम लेक्चर लेकर के आएंगे भाई, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हिमालय के बारे में, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, इन सभी पर डिस्कस करेंगे, इन सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उनसे पहले हम इन नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रिवर पढ़ रहे हैं तो रिवर पर चर्चा करेंगे। सॉरी भाई, कोरोना मत समझना, ठीक है, मौसम है। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना तापी नदी के बारे में। अब अच्छा, मेरे एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैंने आपको नहीं बताया है। सरदार सरोवर बांध जो है कि भाई इसका उपयोग किस में करते हैं? हम लाइट बनाने में करते हैं। कितने मेगावाट बिजली बनाता है ये? सरदार सरोवर बांध जो है कि जो बनाया गया है, वहाँ जो प्लांट है उसके द्वारा कितने मेगावाट बिजली तैयार की जाती है, ये आपको पता करके बताना है, ठीक है भाई। ये प्रश्न है आपके लिए है भाई। एटलस सब लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप तब तक कवर नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एटलस ना हो भाई, ठीक है। एटलस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, एटलस का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास एटलस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एटलस के माध्यम से ही हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है, एटलस के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मध्य प्रदेश में अगर हम ये बात करते हैं तो मात्र 15% बहती है, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 79% बहेगी, और गुजरात में भाई 6%, तो 100% हो गया पूरा, ठीक। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं कि भाई इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं, सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो भाई कौन कौन सी हैं इसकी? पूर्णा है,
सहायक नदियों में हमारी पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और अगर इसमें और भी कई सारी नदियाँ होंगी, जैसे कि भाई पूर्णा हो गई, और एक रिवर आपकी होगी भाई ताप्ती भी इसी को कहा जाता है। ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो प्रमुख है वो केवल यही है, पूर्णा, ठीक है। यहां मैं आपको बता देता हूं भाई, इस नदी पर एक परियोजना यानी कि हमारी कई सारी परियोजनाओं को बनाया गया है। काकरपारा और उकाई परियोजना बनी हुई है आपकी ताप्ती नदी पर। गुजरात में है आपकी उकाई परियोजना, ठीक है। इस नदी पर काकरापारा और उकाई परियोजना को बनाया गया है। उकाई परियोजना को बनाया गया है। तो भाई उकाई परियोजना कहाँ है आपकी? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो इस प्रकार से भाई ये आपकी ताप्ती नदी भी कवर कर चुके हैं हम लोग। आपकी तापी नदी भी कंप्लीट है। यहाँ हम ताप्ती पर भी बात कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में जो अगली नदी है, जो हम नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे या अगली नदी की जो बात होगी, तो भाई ये है आपकी ताप्ती। नर्मदा हम कंप्लीट कर चुके हैं, तापी को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे जब हम बात करेंगे तो भाई नेक्स्ट अगली नदी पर हम बात करेंगे, और वो नदी क्या रहेगी? करेगी भाई। अब इसके बाद जब हम अगली नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी साबरमती। हम किसकी बात कर रहे हैं? साबरमती की बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई हम साबरमती की भी बात करेंगे, माही नदी की भी बात करेंगे, लूनी को भी पढ़ने वाले हैं। तो कई सारी नदियां हैं जिस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम पेरियार की भी बात करेंगे, ठीक है। भरतपुझा की भी बात करेंगे, भरतपुझा, ठीक है। केरल की रिवर है, 209 किलोमीटर लंबी है ये नदी, जो कि केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर केरल की पहली जो सबसे बड़ी नदी है पेरियार है, ठीक है। जो कि भाई इस नदी का जो जल है पीने योग्य है। केरल के लोग इस नदी को पीने में यूज़ करते हैं। इसके जल का जो प्रयोग किया जाता है पीने में किया जाता है, ठीक है। साबरमती नदी की हम बात कर रहे हैं, साबरमती। और आप सभी लोग जानते हैं भाई साबरमती कहाँ है, ठीक है। और इस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि साबरमती का जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है, तो भाई उद्गम स्थल कौन सा है? अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो भाई इसका जो उद्गम स्थल है राजस्थान में उदयपुर जिला है एक राजस्थान का, उदयपुर जिले में स्थित अरावली पर्वत से है, ठीक है भाई। अरावली पर्वत से निकलती है ये नदी। और ये नदी जो है कि भाई 371 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो वही कुल लंबाई 371 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है ये नदी? 371 किलोमीटर लंबी है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई अरावली पर्वत पर एक झील पड़ती है आपकी जय समुद्रम, ठीक है। जय समुद्रम झील पड़ती है, तो ये यहाँ से निकलती है।
और जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। और इसमें जो है कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि भाई ये सीधे गुजरात में ही, राजस्थान से होती हुई सीधे गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर के अरब सागर में गिर जाती है। और इस नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। अहमदाबाद शहर इसी नदी पर बसा हुआ है, इस नदी पर बसा हुआ है। तो भाई ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें इसके बारे में, साबरमती पे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा तो केवल यही बनेगा कि भाई अहमदाबाद किस नदी पर है, तो भाई साबरमती पर है। ठीक है, यही पॉइंट बनेगा, साबरमती से यही प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद किस नदी पर है, तो भाई वो साबरमती नदी पर है। ठीक है, और इसमें मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि यह नदी भाई तीसरी भारत की, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है ये। और इससे आगे जब हम बात करेंगे तो वही छोटी छोटी नदियों में चेंज हो जाएगा, ये छोटी छोटी नदियों में चेंज होती जाएंगी। अब ये हो गया आपका भाई साबरमती नदी, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल यही पॉइंट पूछे जाएंगे कि भाई कहाँ से निकलती है। जयसमुद्रम झील से अरावली पर्वत पर स्थित है उदयपुर में, कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। क्योंकि इस पर हमने कोई पुल वगैरह या कोई परियोजना को नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि 371 किलोमीटर लंबी नदी है तो हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। कौन सी नदी है? माही नदी। इसे आप नोट कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माही नदी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो क्या हैं वो देखिएगा भाई। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं हमारे माही नदी के बारे में, और वो क्या हैं देखिए। देखिए भाई, माही नदी पहला पॉइंट, किस राज्य से निकलती है? अरे यार, मैंने अभी बताया ना कि मोस्टली सभी मध्य प्रदेश राज्य से निकल रही हैं, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ठीक है भाई, धार जिले में आपकी जो विंध्याचल पर्वत है, कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत के अंदर एक झील है आपकी मेहद झील। ठीक है, मेहद झील है, तो यहां से निकलती है, और जो कि 585 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है भाई? 585 किलोमीटर लंबी है। जैसे कि अभी मैंने आपको साबरमती की सहायक नदियां, कोई सहायक नदी नहीं है, साबरमती अकेली बहती है भाई। ठीक है, इसकी कोई सहायक नदी, तो इसी कारण ये प्रायद्वीपीय की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस कारण, प्रवाह क्षेत्र के कारण नहीं, बल्कि सहायक नदी ना होने के कारण, अपने ही स्वयं जल के अनुसार बहती है 371 किलोमीटर में। तो इस कारण जो है कि हम इसे बात करते हैं। अब इसके आगे जब हम आगे की ओर जाएंगे, या हम इसे और आगे लेकर के जाते हैं, तो भाई 585 किलोमीटर लंबी है ये नदी, माही नदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यह नदी जो है कि 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? कि भाई पहला तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, और तीसरा गुजरात। ठीक है,
तीसरा गुजरात है। क्लियर है? अगर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं कि भाई सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, सहायक नदी तो सोम और जाखम, सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। अब यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भाई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है भाई, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? और ये खंबात की खाड़ी में गिर के भाई अरब सागर में गिर जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट है भाई, छोटी छोटी नदियां हैं, तो इसके बारे में हमें केवल कुछ बातें ही यहां ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, और इस प्रकार से हम मोस्टली प्रायद्वीपीय नदियों पर चर्चा कर चुके हैं, और जो हमारी कुछ नदियां हैं उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और आप सभी लोग भाई बने रहिए। और जैसा कि आप सभी को अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी परेशानियां हैं, तो आप कमेंट्स करके भाई बता सकते हैं कि ये डाउट्स, ये कमियां हैं, तो हम उन्हें सुधारने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जल्दी पढ़ाते समय में जो है कि हो जाती हैं, तो भाई आप उन पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप बताओगे तो हमें पता भी चलेगा। ठीक है, तब तक जो है कि बने रहिए सभी लोग। जय हिंद, धन्यवाद।